बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनमोल हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ 1 मातृभूमि, जो कि एक कविता है। इसको पढ़ते हैं और अर्थ को समझते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित संधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो यहाँ हमें बोला जा रहा है कि जो हिमालय है वह इतना ऊंचा है कि वह ऐसा लगता है आकाश को छू रहा है। ठीक है बच्चों, और उसके नीचे में, उसके जो नीचे है समुद्र है, यानी कि सिंधु है। ठीक है बच्चों, वो उसके चरण छूकर झूम रही है। ठीक है बच्चों, जो हमारे यहाँ पर नदियां हैं, पवित्र नदियां गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियां हैं, वह बह रही हैं और लहरें बना रही हैं। ठीक है बच्चों, जो पूरी प्रकृति है वह पूरी सौंदर्य से भरी हुई है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, और इससे हर जगह बहुत अच्छी शोभा बनी हुई है, प्रकृति की शोभा बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, यही पुण्य भूमि है मेरी। ठीक है बच्चों, और यही स्वर्ण भूमि है मेरी, मतलब सोने की भूमि। हमारे देश में इतना सब कुछ है, तो उसी चीज के लिए बोला जा रहा है स्वर्ण भूमि, यानी कि भारत को बोला जाता था ना सोने की चिड़िया, तो इसलिए स्वर्ण भूमि कहा जा रहा है। और आगे बोलते हैं वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यानी कि जन्मभूमि भी वही है जहां मेरा जन्म हुआ है, मातृभूमि यानी कि, और यही मेरी मातृभूमि भी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमरैया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन तन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो आगे बताया जाता है कि ऐसी बहुत सारी पहाड़ियां हैं जिनमें से अनेक झरने बह रहे हैं, चिड़िया चहक रही है झाड़ियों में। ठीक है बच्चों, और अमरैया घनी है, यानी कि आम जो है, कच्चे कच्चे आम जो है वो बहुत सारे पेड़ पर लदे हुए हैं, और कोयल की मीठी मीठी आवाज आ रही है। पवन बह रही है, यानी कि हवा चल रही है, जो कि तन और मन दोनों को संवार देती है, मतलब हम बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा वातावरण है। यही धर्म भूमि है, मतलब जहां पर धर्म भी करते हैं हम, कर्म भूमि है जहां हम कर्म करते हैं। जन्मभूमि भी है और मातृभूमि भी है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो आगे हमें बोलते हैं कि ऐसी धरती जहां पर रघुपति यानी कि श्री राम का जन्म हुआ है, ऐसी भूमि जहां पर सीता माता का जन्म हुआ है, ऐसी भूमि जिसमें श्री कृष्ण ने गीता लिखी है, गीता की रचना की है, भगवत गीता की। ठीक है बच्चों, ऐसी भूमि जहां पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और इस धरती का सुयश बढ़ाया। ठीक है बच्चों, और जग को यानी कि दुनिया को दया के बारे में सिखाया, उन्हें बताया सही मार्ग पर किस प्रकार चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, यही युद्ध भूमि मेरी, युद्ध भी हुए हैं बहुत सारे। ठीक है बच्चों, बुद्ध भूमि मेरी, यानी कि बुद्ध का जन्म हुआ है तो बुद्ध भूमि कहा गया है। और अंत में मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। ठीक है बच्चों, यह कविता थी जो मातृभूमि के बारे में
यानी कि हमारे देश के बारे में थी, उसके ऐतिहासिक, प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक सुंदरता, जो भी चीजें हैं हमारे देश में, उन सब चीजों का वर्णन किया गया था कवि द्वारा। ठीक है बच्चों, जो कि हमने पढ़ी। इसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। शब्दार्थ मीनिंग्स: पुण्य भूमि, सेक्रेड लैंड, त्रिवेणी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, सुयश, ग्लोरियस फेम, छटा, रेडियंस, जगमग, स्पार्कलिंग, मलय पवन, प्लेजेंट ब्रीज। ठीक है बच्चों, अभ्यास एक्सरसाइज कविता से फ्रॉम दी पोयम। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करते हैं बच्चों, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर। प्रश्न 1, इस कविता में मातृभूमि के कौन कौन से रूपों का वर्णन किया गया है? तो बच्चों उत्तर होगा, इस कविता में मातृभूमि के हिमालय, नदियां, पर्वत, पहाड़, सुंदरता, धार्मिक और ऐतिहासिक सभी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, कविता में हिमालय का महत्व क्या बताया गया है? तो बच्चों इस कविता में हिमालय का महत्व यही बताया गया है कि वह बहुत ऊंचा है और ऐसा लगता है कि वह आकाश को छू रहा है और वह हमारे देश के लिए एक शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, मलय पवन किस प्रकार तन मन को संवारती है? उत्तर होगा, जो मलय पवन है वह हमारे तन मन को संवारती है। जब वो बहती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, प्रकृति भी खुश रहती है, इस तरीके से। प्रश्न 4, कविता में किन ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्तित्वों का उल्लेख किया गया है? उत्तर होगा, कविता में निम्नलिखित ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्तित्वों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो हिमालय और बहुत सारी नदियों के बारे में हमें बताया गया है। धार्मिक रूप से हम देखें तो हमें श्री राम के जन्मभूमि है, माता सीता की जन्मभूमि है, कृष्ण जी ने यहाँ पर भगवत गीता की रचना की है और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, जिन्होंने हमें दया के बारे में सिखाया पूरी दुनिया को। तो ये सारी धार्मिक व्यक्तित्व वाले गुण थे जिनके बारे में हमने इस कविता में पढ़ा। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, झरने अनेक झरते पंक्ति से प्रकृति का कौन सा सौंदर्य झलकता है? तो बच्चों उत्तर होगा, झरने अनेक झरते। इस पंक्ति का मतलब है कि झरने बह रहे हैं, अनेक पहाड़ियों से निकल रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इस पंक्ति से हम कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, मैंने आपको बोलकर समझा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, ऊंचा खड़ा डैश आकाश चूमता है। उत्तर होगा हिमालय। दूसरा, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित डैश। उत्तर होगा गीता। तीसरा, झरने अनेक झरते डैश पहाड़ियों में। उत्तर होगा जिनकी। चौथा, वह डैश भूमि मेरी, वह डैश भूमि मेरी। मातृभूमि, जन्मभूमि। पांचवा, गौतम ने जन्म लेकर जिसका डैश बढ़ाया। उत्तर होगा सुयश। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों अब हम। सही वाक्य पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। टिक राइट फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चों। पहला, कविता में भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। हाँ। दूसरा, हिमालय नीचे झुका हुआ है। नहीं। तीसरा, गंगा, यमुना और त्रिवेणी भारत की नदियां हैं। हाँ। चौथा,
कविता में केवल प्रकृति का ही वर्णन किया गया है, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का नहीं। गलत। 5वां, श्री कृष्ण ने वंशी से गीता का उपदेश दिया। सही। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों अब हम। सही मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। पहला हिमालय, चौथा होगा ऊंचा खड़ा, दूसरा सिंधु, यहाँ पर 5वां होगा बच्चों झूमता, तीसरा त्रिवेणी, लहर रही पहला, चौथा मलय पवन बहती दूसरा, 5वां झरने गिरते तीसरा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं अब हम। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। पहला ऊंचा, हाई, दूसरा त्रिवेणी, कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, दूसरा झरने, वाटरफॉल, चौथा वंशी, फ्लूट, 5वां पुनित, होली, छठा सिंधु, ओशन, 7वां छठा अपीयरेंस, 8वां अमरैया, मैंगो ऑर्चिड्स, 9वां सुयश, फेम, 10वां कर्म भूमि, वर्क प्लेस, अगला प्रश्न करते हैं बच्चों अब हम। पर्यायवाची शब्द लिखिए। राइट द सिनोनिम्स। पहला लहर, तरंग, दूसरा जगमग, चमक, तीसरा पुण्य, पवित्र, चौथा झरना, प्रपात, 6 उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला शांत, अशांत, दूसरा स्वर्ण, चांदी, तीसरा पुण्य, पाप, चौथा ऊंचा, नीचा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज, जो कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय, झरने, नदियां, अमरैया का चित्र बनाकर उसके नीचे कविता की 4 पंक्तियां लिखे। ड्रॉ अ पिक्चर डिपिक्टिंग द नेचुरल ब्यूटी डिस्क्राइब्ड इन द पोएम हिमालयास, waterfalls, rivers, mango orchards, and write 4 lines from the poem below the image। तो आपको जो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जैसे हिमालय, झरने, नदियां, अमरैया, इनका चित्र बनाना है और कविता की 4 पंक्ति लिखनी है नीचे। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। कविता में छुपे हुए 5 प्राकृतिक तत्वों जैसे नदी, पर्वत, झरना को खोजकर उनके बारे में एक एक वाक्य लिखे। सबसे जल्दी और सही उत्तर देने वाला विजेता होगा। Find 5 natural elements hidden in the poem. Example: river, mountain, waterfall, and write 1 sentence about each. The one who finds and writes correctly the fastest wins. तो कविता में जो भी 5 प्राकृतिक तत्व छुपे हुए हैं, यहाँ उदाहरण भी दिया है, इनको खोजना है, उनके बारे में एक एक वाक्य लिखना है। जो सबसे जल्दी करेगा वह जीत जाएगा। ठीक है बच्चों, यह है आप अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अब हम। जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स। कविता में हिमालय अपनी ऊंचाई और दृढ़ता से प्रेरणा देता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना
करने के लिए हमें कौन कौन से गुण अपनाने चाहिए, अपने विचार साझा करें। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। बाय बाय।